जय अब्बा के दोस्तों, मैं दीपेश यारी जेबी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और काफी गर्मी भी हो रही है, तो घर से ना निकलें और हमारे साथ जेबी कोचिंग क्लासेस पर निरंतर अपनी तैयारी करें। सब पढ़ें सब बढ़ें बच्चों। जैसा कि कल की वीडियो में आप सभी ने देखा होगा, जो कि लाइट की प्रॉब्लम के कारण अपलोड होने में टाइम लगा उसको और काफी लेट अपलोड हो पाई है, तो उसके आगे ही अपन आज निरंतर चालू करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। कल आपने पढ़ लिया था, उसके आगे से आज स्टार्ट करते हैं अपन। पूर्ववर्ती या इसको पूवर्ग भी बोलते हैं, ये क्या कहलाता है। आपकी संविदा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, पूर्ववर्ती संख्या बताइए, एक उदाहरण दे दिया जाएगा। ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या से एक कम हो। कहने का मतलब आप लोग समझे। उदाहरण से देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि संख्या कोई दी हुई है 292, आपके एग्जाम में सीधा आएगा दी गई संख्या 292 में पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूर्ववर्ती जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्व मतलब पहले की, एक कम, एक पहले की संख्या मतलब 291, और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन आ जाते हैं। दी हुई संख्या में पूर्ववर्ती संख्या बताइए। ये संख्या दी होगी, 4 ऑप्शन दे देंगे, 291, 292, 293, इनमें से कोई नहीं, तो आपको 291 पे टिक कर देना है। बिल्कुल इजी है दोस्तों, बस एक कम। इसके बाद आते हैं अपन अनुवर्ती। अनुवर्ती इसका अपोजिट होता है। पूर्ववर्ती मतलब पहले की होती है, अनुवर्ती मतलब एक ज्यादा। उदाहरण यही है, एग्जाम्पल अपन यही लेते हैं। 292 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, इसमें आप बस एक जोड़ दीजिए, 293। देखने में दोस्तों ये काफी सरल है, लेकिन एग्जाम में आ जाए, हमें पता ना हो तो एक नंबर चला जाता है। मैं इसको रख करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको अभाज्य संख्या बताई हुई थी, जो कि बाजू में बोर्ड पे आप लोग देख भी रहे होंगे, लिखी होंगी 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं अभाज्य संख्याओं को लेकर। आपके पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछता है 1 से 25 तक, समझ रहे हैं आप, 1 से 25 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 25 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कंफ्यूज होने का बिल्कुल नहीं है। आप कहां तक ये संख्याएं लिखते रहेंगे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब ना लिखकर आप सीधा याद भी कर सकते हैं कि 1 से 25 तक कितनी होती हैं, 9। मैंने आपको वहां लिख दिया है, अभी समझाऊंगा। 1 से 25 तक 9 होती हैं दोस्तों, और 1 से अगर 50 तक पूछे वो आपसे, तो 1 से 50 तक होती हैं 16 नहीं 15 दोस्तों। और 1 से, ये मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूं, आप याद भी कर सकते हैं, और याद करने का तरीका भी मैं आपको अभी बता दूंगा। 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक अगर पूछे 1 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 15, 1 से 75 तक 21, और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 25। अब देखिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे अगर पूछी जाए तो 2 होती है। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन में कल आपको बता चुका था। ऐसी संख्याएं जो खुद से मतलब स्वयं से और 1 से विभाज्य हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि उसके गुणनखंड 2 से ज्यादा ना निकले। जैसे 2 को अपन तोड़ेंगे तो 2 गुणित 1, 2 से ऊपर ना निकले, यानी स्वयं से तो कट ही रही है, 2 से विभाज्य हो रही है और 1 से भी हो रही है। 1 से तो सभी संख्याएं होंगी, मतलब स्वयं से विभाज्य हो। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सम भी है सबसे छोटी भी है, ये है आपके सामने। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, ठीक है। और जो मैंने ये लिखा था आप इसमें देख भी सकते हैं, 1 से 25 के मध्य बोला 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये 29 ज्यादा हो जाएगी 25 से, इसलिए कितनी संख्या हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने ये ऊपर 9 लिख भी दिया है। ऐसे ही आप देखेंगे 1 से 50 के मध्य, तो 9 तो ये हो ही गई। 50 देखो 47 50 के पहले है, 9 से अपन गिनेंगे, 9 है 10, 11, 12, 13, 14, 15, या 9 ये है, 6 ये है, 15। तो उसके बाद 1 से 75 तक, तो 15 यहाँ तक हो ही गई, 9 से 15। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 6 21, ये लिखा मैंने 21। और 1 से 100 तक ये 21 हो गई हैं, 1, 2, 3, 4, 25। अगर अब वो आपसे पूछता है कि 1 से
75 के मध्य, तो आप सीधा बता देंगे 21 संख्या है। लेकिन अगर वो इसमें आपसे पूछ लेगा कि 25 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो दोस्तों फिर आप क्या करेंगे? आपको तो 1 से 25 तक और 1 से 50 तक पता है, बिल्कुल इजी है, कुछ टेंशन की बात नहीं है। 25 से 50 के मध्य पूछ रहा है, आप 1 से 50 तक के मध्य आपको पता है 15 है। 1 से 50 तक अगर 15 होती है तो 1 से 25 तक की संख्याएं आप घटा दीजिए, क्योंकि वो आपसे 25 से 50 के मध्य पूछ रहा है। तो 1 से 50 तक अगर 15 होती हैं और 1 से 25 तक अगर 9 होती हैं, तो हमें 1 से 25 तक की तो चाहिए ही नहीं संख्या, तो 25 से 50 के मध्य कैसे निकालेंगे? ये 1 से 25 के मध्य की संख्या घटा देंगे, कितनी आ जाएंगी? 6। आप इससे समझ भी सकते हैं, 25 से 50 के मध्य बोला, 23 25 से छोटा है, तो 25 से 50 के मध्य, 25 के बाद और 50 के पहले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर वो पूछे आपसे 50 से 100 के मध्य कितनी होंगी, तो आपको 1 से 100 के मध्य पता है 25 होंगी, और 1 से 50 के मध्य आपको पता है 15 होंगी, तो ये इसमें से घटा देंगे, मतलब 10। उसमें आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये मैं रब करता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब इसके बाद 1 से मैंने आपको 100 तक की अभाज्य संख्या बता दी है, निकालना ही बता दिया। मध्य की पूछ ले तो 1 से 100 तक। अब अपन इसके आगे देखते हैं। जैसे उसने आपसे, एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया 1 से 125 तक आएगा नहीं, लेकिन मैं 200 तक बता देता हूं आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1 से 100 के मध्य कितनी होती थी? 25 संख्याएं होती थी, बस उसमें 25 में 5 जोड़ दीजिए, 30 + 5। ये आप दिमाग में याद रखेंगे। तो उसके बाद 1 से 150 तक, 1 से 150 तक फिर आप 5 जोड़ दीजिएगा, कितनी हो जाएंगी? कितनी हो जाएंगी? 35। 25 5 30, 30 5 35। 1 से 175 तक फिर 5 जोड़ दीजिएगा, 40। ठीक है, और 1 से 200 के मध्य या 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, कितनी होंगी? 46। इसमें भी 5 जोड़ना है, 35 5, और इसमें 6 जोड़ना है, 40 + 6। कुछ चीजें आप स्पष्ट रूप से याद भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके पहले कि 1 से 25 के मध्य अगर आपकी 9 संख्याएं होती हैं, तो उसमें से 6 से जोड़ जाती थी। देखिए 6 6 4, तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। 9 6 15, 15 6 21, 21 4 25। आपका 1 से 25 तक हो जाएगा 9 9, फिर आपका 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितना हो जाएगा? 6 जोड़नी है, 9 6 15, 1 से 75 तक 15 6 21, और 1 से 100 तक 21 4 25। ऐसे ही मैंने इसको बता दिया कि 25 तो आपकी थी कहाँ? 100 तक, 100 तक, 100 तक। अब कुछ नहीं करना आपको, 1 से 125 तक पूछा तो 100 तक 25 तो होती हैं, 5 और जोड़ दिया तो 30। फिर 1 से 150 तक फिर 5 जोड़ दिया, 35। 1 से 175 तक 35 5 40, और लास्ट में 46। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रख करता हूँ और आगे की ओर अपन बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है और आपको सीधा आ जाता है, वो क्या है? आपका जोड़ के समवर्ग नियम। जोड़ के समवर्ग, जोड़ के समवर्ग नियम। अब ये समवर्ग नियम क्या होता है? जोड़ से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि प्लस करने की बात हो रही कहीं ना कहीं, तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जोड़ के समवर्ग नियम में क्या होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने 2 संख्याएं ली, 2 संख्याएं मैंने आपके सामने ली, क्या ले ली? एक 20 और एक 10। अब मैं आपसे बोलूं कि इनका योग करिए, तो आप इनका योग सीधे कर देंगे, 20 और 10 30। अगर मैं दूसरी 2 संख्याएं लेता हूं, ये तो 20 ही लेता हूं और ये -10 ले लेता हूं, तो आप क्या करेंगे? अब मैं बोलूंगा इसको जोड़िए आप, तो आप 20 धन ऋण 10 क्या हो जाएगा? ये तो 20 धन ऋण क्या हो जाएगा? ऋण और 10।
तो ये क्या बचेगा 10, वो भी क्या आएगा प्लस का। बस यही है जोड़ का संबरक नियम जो मैं आपको विस्तार से अब बताता हूँ। ये नियम जानने के पहले आप नोट करके लिखेंगे, दो नियम बताता हूं मैं आपको जो आपके लिए काफी सरलदायक होंगे इन चीजों को समझने के लिए। आप लिखिए, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। एक संख्या धन की तथा दूसरी संख्या ऋण की हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या लिखा है मैंने। और चिन्ह या निशान बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या का आता है। अब मैंने जो लिखा है इसको समझेंगे थोड़ा अपन। एक संख्या धन की, उदाहरण ले लेते हैं, एक संख्या धन की मान लो 20 है, तो क्या यहाँ पे कॉमा तथा दूसरी संख्या ऋण की -10 है हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है। अब आपको ये चिन्ह भूल जाना है और ये देखना है कि 20 और 10 में से बड़ा कौन है। आपको पता है 20 है, तो मैंने क्या लिखा है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है, मतलब 20 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में से 10 घटेगा तो 10। और जो इंपॉर्टेंट है अब चिन्ह है निशान बड़ी संख्या का आता है। अब 20 और 10 में कौन सी संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आप रख लो। आपको पता है 20 बड़ी है और 20 के आगे क्या लगा है प्लस। ऐसा ही होता होगा, आपने देखा होगा, जैसे आपसे बोलेंगे कि 20 में से 10 घटाओ तो आप प्लस का 10 ही लिखते हैं। तो उसके लिए नियम है, इससे आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा नियम एक और इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है समान चिन्ह होने पर संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह या निशान वही आता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि स्पष्ट है समान चिन्ह होने पर, मतलब कि दो संख्या चल लेंगे भाइयों, अपन वही ले लेते हैं -20 और -30। समान चिन्ह का मतलब वही है ना, चिन्ह कैसे होना चाहिए, एक से। एक जगह मैंने ये ले लिया और एक जगह ले लिया प्लस के 20 और प्लस के 10। समान चिन्ह होने पर संख्याएं जुड़ जाती हैं। अब अगर मैं इनको जोड़ूंगा 20 और 10, समान चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगी, जुड़ जाती है और निशान वही आता है। निशान वही का मतलब जो इनमें लगा है, क्योंकि चिन्ह तो समान है। प्लस यहाँ भी वही होगा -20 और -10, समान चिन्हों में बस संख्याएं जुड़ जाती हैं, 30, निशान वही आएगा। तो आप समझे होंगे दोस्तों इनको देख के। ये तो नियम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बचपन में मैंने भी पढ़े थे, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा और इसका अभ्यास करते रहिएगा। अब मैं इसको रफ करता हूं और आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जोड़ के संबरक नियम। ये इंपॉर्टेंट था बताना इसके लिए, जिससे आप समझ सकें। अब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, दो मित्र हैं जो आपस में लड़ाई करते हैं, मान लीजिए दो मित्र हैं जो आपस में लड़ते हैं। जैसे मान लो ये प्लस और एक और इसकी सम जातीगा, ऐसा ही एक और। अगर इन दोनों के बीच कभी भी लड़ाई होगी तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। मतलब अगर दो संख्याओं को जोड़ेंगे और दोनों के चिन्ह धन धन है तो वो धन ही आएगा। अब अगर मान लीजिए एक प्लस है और एक माइनस है, इन दोनों के बीच युद्ध होता है जब, तो क्या आएगा, जो भी संख्या बड़ी होगी
जो भी संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आ जाएगा। कैसे? अगर एक संख्या +20 है, एक संख्या -10 है, अब चूंकि हम जोड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जोड़ के समरक नियम, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो +20 - 10 तो क्या आ जाएगा? +10, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है? 20। बड़ी संख्या का निशान। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर माइनस और प्लस का होता है तो फिर वही कंडीशन बढ़ेगी, बड़ी संख्या का निशान या चिन्ह। आपको पता है जो भी संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा, मैंने अभी आपको नियम बताए हैं। अगर दो माइनस माइनस मिलते हैं, अगर दो माइनस माइनस मिलते हैं जोड़ में, तो क्या आएगा? बरहमेश माइनस। अभी बताया समान चिन्ह होने पर संख्याएं जुड़ जाती हैं, निशान वही आता है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? रब करूं? अब करते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे, जिससे कि आपको जोड़ के समरक नियम समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा, दो संख्याएं जोड़नी है मुझे, a + b। a + b, मैंने दो संख्याओं को जोड़ा। अब इसको समझाने के लिए अपन उदाहरण लेते हैं। a का मान मान लीजिए 5 है और b का मान 7 है। सिंपल संख्या है, दोनों प्लस की हैं, तो 7 और 5 क्या हो जाएगा? वो 12 हो जाएगा। ये चीज तो आपको समझ में आ रही है, ठीक है? और इसका चिन्ह कैसा रहेगा? धनात्मक रहेगा, चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? अगर अब यहाँ पे मान लीजिए ये 5 और 7 ही है, ये 5 प्लस का है और 7 माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? और जोड़ना है हमें, तो यहाँ पे एक ही जगह पे हम 5 रखेंगे, प्लस जोड़ना है और -7, क्योंकि ये संख्या क्या बन गई? -7 ले लिए अपन ने। तो इसका क्या होगा? ये प्लस और माइनस जब ये आपस में मिलेंगे, ये प्लस और माइनस जब आपस में मिलेंगे, तो ये काय को डोनेट करेगा? माइनस को। 5 ऋण 7, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जब प्लस और माइनस आपस में होंगे तो वो माइनस बताएगा। अगर चिन्हों के में लड़ाई हो रही है तो संख्याओं में, अगर माइनस प्लस है तो भी वो माइनस बताएगा, प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, और माइनस माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा। इन चिन्हों की बात कर रहा हूं मैं। इसके पहले मैंने आपको अंकों को जोड़ना बताया था। तो ये प्लस और माइनस मिले तो ये क्या बना देंगे? माइनस, क्योंकि ये बड़ी संख्या है इससे। अब क्या होगा इसका? एक संख्या धन की, दूसरी संख्या ऋण की, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगी, निशान बड़ी संख्या का आएगा। 7 बड़ी है, 5 छोटी है, घट जाएगी, बस निशान जो संख्या बड़ी होगी, 7 के सामने लगा है माइनस, ये 7 का चिन्ह है, तो बड़ी संख्या 7 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -2। अब जैसे एक और लेते हैं, यहाँ पे a का मान मैं रख देता हूं, तो रफ करना पड़ेगा यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चिन्हों की लड़ाई, इनको आप ध्यान से देख लें। चिन्ह, ठीक है, a + b। अब a का मान लीजिए मैंने ऋण के 7 ले लिया और b का ऋण के 5 ले लिया। अब होना तो प्लस है, लेकिन क्या होगा? ऋण के 7 प्लस ऋण के 5। मैंने अभी आपको बताया प्लस माइनस में क्या बनेगा? माइनस, तो -7 -5 क्या हो जाएगा? आपको पता है ये जुड़नी है संख्याएं, क्यों? क्योंकि ये समान चिन्ह है, संख्याएं जुड़ जाएंगी। अभी बताया था समान चिन्ह होने पर संख्याएं जुड़ जाएंगी, निशान वही आएगा। 7 5 12 और ऋण का 12। मैं समझता हूं कि आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे। दो संख्याओं को जोड़ना चिन्ह के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। अगर दो ऋण हैं तो वो जुड़ जाएंगे, निशान वही आएगा। एक प्लस एक माइनस है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगी, निशान बड़ी संख्या का आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रब करता हूं।
अब आएंगे अपन जोड़ के समरक नियम के बाद आएंगे गुणा के समरक नियम। गुणा भी वैसा ही है, कुछ नहीं होना इसमें भी। जैसे कि a गुणित b हमें करना है। a का मान हमारे पास 5 है, b का 7 है, तो आपको पता है 5 गुणित 7, 7 पन्ना 35। ठीक है, ये दोनों संख्याएं प्लस की थी, प्लस वाला ले लिया हमने। फिर हम लेंगे माइनस वाला, माइनस के 5 माइनस के 7 का गुणा होना है, तो -5 गुणित -7 क्या होगा, क्या होगा गुणा में, ये गुणा है, 7 पन्ना 35 तो होगा, लेकिन माइनस माइनस मिलकर क्या बना देगा, प्लस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, दो माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, प्लस। ये माइनस वाली बता दी, जब दोनों संख्याएं माइनस की हो। अब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो, जैसे कि मैंने एक संख्या ले ली माइनस के 5 और दूसरी संख्या प्लस के 7। अब इनका गुणा करना है तो क्या होगा, 5 गुणित प्लस के 7। प्लस संख्या के आगे लगाया नहीं जाता, अगर कोई भी संख्या के आगे मतलब आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस की संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 7 पन्ना 35, और ये संख्या धन की है और ये संख्या ऋण की है। मैंने बताया था एक संख्या धन की दूसरी संख्या ऋण की हो, अभी आपको लिख के बताया था। तो क्या होगा, निशान माइनस का आएगा, 7 पन्ना 35। ये चीज आप समझ चुके होंगे। मैंने अभी यहाँ पे लिखा था प्लस प्लस मिलकर प्लस बनाते हैं, प्लस माइनस मिलकर माइनस बनाते हैं, माइनस प्लस मिलकर माइनस बनाता है, माइनस और माइनस मिलकर प्लस बनाता है। ये गुणा में आप नोट कर लीजिएगा। ये गुणा के हैं, अगर दो प्लस हैं आप देख रहे हैं और गुणा करना है तो सही में संख्या आएगी। अगर प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, तो आप देखिए क्या हुआ, 7 पन्ना 35 तो हो गया। ये दो संख्याएं हैं 7 पन्ना 35, लेकिन एक प्लस की थी इसमें, एक माइनस की थी, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बना दिया, माइनस। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताई है आपका जोड़ के समरक नियम और गुणा के समरक नियम, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख भी चुके हैं। जो मैंने पहले बताया था जोड़ के समरक नियम, उनमें मैंने 2 नियम लिखवाए थे आपके लिए, वो आप ध्यान से पढ़ें और जोड़ वाले में अप्लाई करें। और गुणा के में आपको मैंने ये लिखे ही हैं, 2 प्लस मिलकर प्लस ही बनाएंगे, प्लस माइनस मिलकर माइनस, माइनस प्लस मिलकर माइनस, और 2 माइनस मिलकर प्लस। ये गुणा के लिए है जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब मैं इसको रफ करता हूँ और आगे की ओर अपन बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके बाद आपका आता है क्रम विनिमय। आपने पढ़ा होगा बचपन में और सुना भी होगा, 6वीं 7वीं के उसमें है ये क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है, ये नियम क्यों बने हैं, उसके बारे में अपन आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। मान ली 2 चर एक्स वाई हैं, 2 चर एक्स वाई हैं, एक एक्स एक वाई। तो क्रम विनिमय का मतलब ये है कि इनको हम y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसको स्पष्ट करने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए x का मान 15 है और y का मान 25 है। ये दो मान आपको दिए हुए हैं। संख्या के द्वारा मैं आपको बताता हूं, अगर 15 प्लस y का मान 25, इनको हम जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है हमारा, 40। 15 5 30 और 10 40। अब चाहे हम इनको 15 प्लस 25 जोड़ लें या y को पहले लिख लें 25 प्लस x को बाद में लिख लें 15, वो इस कंडीशन में भी क्या होने हैं, 40 ही होने हैं। मतलब ये नियम कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम। आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्रम विनिमय नियम में अगर x y है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, y प्लस एक्स, वाई इंटू एक्स, इस टाइप से आपका आएगा, आप देख के समझ जाएंगे। ये प्लस वाला होगा, ऐसे ही गुणा वाला है, x इंटू वाई है तो y इंटू एक्स इसको लिख सकते हैं। मतलब आपस में परस्पर स्थान बदल सकते हैं। जैसे x का मान हमने कितना लिया था 15 और y का मान हमने कितना लिया था 25, चाहे आप 15 गुणित 25 कीजिए या 25 गुणित 15 कीजिए, दोनों कंडीशन में आपका
जो मान आएगा वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे इसको 15 में भी यही है, यहाँ से करके देख लीजिए। 15 15 75, 5 हाथ की आई 7 और 15 दूनी 30, 30 और 7 35। ये देखिए, चाहे हम 15 25 का गुणा करें या 25 और 15 का गुणा करें, बात एक ही है। ये नियम बच्चों को समझाने के लिए पहले दिए हुए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद अपना आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है, क्या बताता है आपको साहचर्य नियम? इसमें आप 3 अचर ले लीजिए, x प्लस y प्लस z। ये 3 अचर है जो हम लिए हुए हैं। इसको मैं ऊपर की साइड लिखता हूं, ये है x y z। अब मैं आपसे बोलूं कि एक बार में x प्लस y को जोड़ दीजिए, x प्लस y कोष्टक बंद कर दीजिए, प्लस दूसरी बार में z को जोड़ दीजिए। बात तो वही है, सबको जोड़ना है। पहले x प्लस y को जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, उसके बाद z को जोड़ दीजिएगा। आपको पता है, मैं आगे आपको बताऊंगा बॉडमास थ्योरम के द्वारा। बॉडमास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट हल होता है, तो पहले अपन ये ब्रैकेट हल करेंगे। जब मैं बॉडमास पढ़ाऊंगा तो अच्छे से आपको और बता दूंगा। अब इसको महानुभाव ने बताया, जिन्होंने साहचर्य नियम बनाया, कि x प्लस वाई प्लस जेड जो मान आएगा जोड़ने पर वही मान x प्लस वाई जेड को जोड़ने पर मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जो चर दिए हुए हैं इनमें चाहे पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए फिर बाद में इसको जोड़ लीजिए, चाहे इन दोनों को जोड़ लिए फिर बाद में इसको जोड़ लिए, मान में अंतर नहीं आएगा। जैसे कि अपन फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, इसका 5, इसको अपन लेंगे 10, इसको कुछ भी ले लीजिए आप मन से, बस समझाने के लिए ले रहा हूँ। 5 10 15। अब x का मान मैं 5 रखता हूँ, y का 10 रखता हूँ और यहाँ z का 15 रखता हूँ। यहाँ पे भी 5 प्लस 10 प्लस 15। अब ये चीज क्या है, ये कोष्टक पहले हल करना पड़ता है बॉडमास थ्योरम के अनुसार। तो हम इसको पहले हल करेंगे, 10 और 5 15 हो जाएगा और प्लस फिर यहाँ कितना है 15। यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे 5 है, प्लस इसको हल करेंगे 15 10 25। लेकिन जब टोटल हल करेंगे 15 दूनी 30, 15 और 15 30 और 25 और 5 30। तो दोनों कंडीशन में देखिए आप ये बराबर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आराम से देख भी सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, मतलब ये है, अगर संख्याओं का क्रम पलट दिया जाए, आगे पीछे कर दी जाए, पहले इन दोनों को जोड़ के बाद में इसको जोड़ा जाए या फिर इन दोनों को जोड़ के बाद में इसको जोड़ा जाए, टोटल मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यही है आपका साहचर्य नियम। आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। अब साहचर्य नियम में एक चीज और है गुणा वाली, जो मैं आपको बता देता हूं। अगर x इंटू वाई बराबर x इंटू जेड हो तो y इक्वल z। ये कब होगा संभव, पूछा जा सकता है। ये कब संभव होगा, अगर x इंटू वाई यानी x गुणित y बराबर x गुणित z, ये इंटू का मतलब गुणा होता है, तो y इक्वल z कब होगा, बराबर कब होगा। तो आपको बताना है ये तब होगा, ये तब संभव है जब x इक्वल डज नॉट टू 0। x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैंने x बराबर 0 रख दिया तो आपको पता है किसी भी संख्या में हम 0 गुणा करेंगे तो वो संख्या पूरी 0 हो जाती है। ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी x का मान 0 हो गया अगर, तो ये भी 0 बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर z नहीं होगा। तो ये कब बनेगा, जब x का मान अपन क्या रख देंगे 1। वैसे भी एक ना रखें तो भी आपको पता है जो मान यहाँ पे x का है वही मान यहाँ पे x का है, और बराबर कुछ साइड है, दोनों में गुणा लगा है तो x से x कट भी जाता है। वो मैं आपको आगे घातांक करने के समय बताऊंगा, जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे। तो x का मान 1 रखने पर y इक्वल z, y बराबर z
हो जाएगा। यह साहचर्य नियम सिद्ध करता है। इसके बाद साहचर्य नियम आपका यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद मैं आता हूँ बटन नियम। जी हाँ, बटन नियम। बटन नियम या बटन लॉ। बटन नियम क्या बोलता है, बटन नियम क्या सिद्ध करता है, मैं आपको बताता हूं। अगर दो चर x प्लस y किसी तीसरे चर से गुणा किया जाए, x, y और z, अगर मैं बोलूं तीन चर हैं आपके पास, जिनमें से दो चरों को जोड़ दीजिए और तीसरे चर का गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा, क्या होगा। इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए कोष्टक लगा है, पहले तो इसको हल करेंगे हम, इसको हल करने के बाद फिर हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई तो चर है, इनका तो कुछ होना नहीं है, मान तो है नहीं संख्या की, हम जोड़ दें तो इसका विस्तार कैसे होगा। ये जो गुणा की चीज है, पहले इसका इसमें गुणा हो जाएगा, पहले अंक में जो अंक दिया होगा, जैसे कि x इंटू जेड, एक्स इंटू जेड, इससे इसका गुणा हो गया, फिर प्लस ये फिर इसमें होगा y इंटू जेड। ये इसका विस्तार रूप है और यही बटन नियम है। ठीक है, समझ में आया आपको। आप लेके भी देख सकते हैं मान, इसका 5, इसका 10, इसका 20 ले लीजिए। चलिए, इसका 5, इसका 10 और इसका क्या ले लिया अपन ने, 20। अब एक बार अगर हम इस द्वारा हल करते हैं, यहाँ पे क्या है, x इंटू जेड, x 5 और z क्या है 20 और y क्या है 10 और z क्या है 20। यही है ना विस्तार रूप। एक बार अपन डायरेक्ट हल करते हैं, जैसे अपन करते हैं 10 और 5 15, ये डॉट क्या होगा, गुणा, पुस्तक खुलेगा गुणा का चिन्ह, 15 गुणा 20। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जीरो का कभी गुणा नहीं किया जाता है, यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, 15 दूनी 30 और एक जीरो है तो वो बढ़ा दीजिए, ये 300। अब ये बटन नियम द्वारा अपन करके देखते हैं। 20 पंचे 100 धन 10 का 20 में करेंगे कितना आएगा, 2 का कर लो एक में, 2 एकम 2 और एक 2 जीरो। ये देखिए यहाँ पे 300 डायरेक्ट हो गया था, यहाँ पे 100 और 200 मिला के 300। ये चीजें सिद्ध करती हैं कि ये नियम इस द्वारा भी हल किए जा सकते हैं, इस नियम द्वारा भी ये चीजें हल की जा सकती हैं। चाहे आप डायरेक्ट कर लीजिए या इस प्रकार से हल कर लीजिए, दोनों चीजें एक ही हैं। तो आज की क्लास अपन अपनी यहीं पे ओवर करते हैं दोस्तों। और जैसा कि हमें इसमें देखा मैंने कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी सभी, तो इसके बाद अपन कल की नेक्स्ट क्लास में जो कि अपन द्विभाषिता के नियम हल करेंगे। चलो बाकी दोस्तों।